गुड मॉर्निंग सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पिछले वीडियो में अपने प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। अब अपन बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है इंट्रोडक्शन एंड एक्लीमेटाइजेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो किस प्रकार से क्रॉप प्लांट्स का इंट्रोडक्शन होता है और इंट्रोडक्शन होने के बाद उनका कैसे एक्लीमेटाइजेशन होता है वो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जिसे हिंदी में अपन कहते हैं सस्य पौधों का पुरस्तापन तथा दशानुकूलन। पुरस्तापन का मतलब है इंट्रोडक्शन और दशानुकूलन का मतलब है एक्लीमेटाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन पादप पुरस्तापन या प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये वह क्रिया है जिसमें किसी फसल विशेष के जीन प्रारूप या जीनी संरचनाओं के समूह को उस स्थान जहाँ से वे प्रकृति में जहाँ वे उगते हैं या उगाए जाते हैं उस स्थान से एक ऐसे नए स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पर भविष्य में उनको कृषि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम में लिया जाता है। अर्थात एक पादप को एक जगह से उठाकर उसको नई जगह ले जाना। अर्थात इसमें किसी नई जगह की भिन्न जलवायु में नए पौधों का प्रवेश कराया जाता है। सेकंड है दशानुकूलन या एक्लीमेटाइजेशन। तो इसमें यह होता है कि भिन्न या परिवर्तित जो जलवायु है उनमें पौधे या पौधों का सामंजस्य होता है, वह अपने आप को नए वातावरण के अंदर एडजस्ट करता है। उसे कहते हैं दशानुकूलन, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। अब दो शब्द, एक है विदेशी संग्रह, एक है देशी संग्रह। विदेशी संग्रह से तात्पर्य यह है कि यदि पुरस्तापन किए जाने वाले पादप विदेशों से लाए जाते हैं तो उन्हें विदेशी संग्रह कहते हैं। और यदि एक ही देश के एक भाग से दूसरे भाग में पादप लाए जाए तो उन्हें देशज संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट आता है पुरस्तापन के प्रकार, टाइप ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। पुरस्तापन दो प्रकार का होता है, पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक पुरस्तापन वो है जिसमें यदि पुरस्तापित किस्म नवीन जलवायु में अच्छी प्रकार से सामंजस्य करती है और उसके जीनोटाइप में कोई परिवर्तन किए बिना इसका सीधे व्यापक या बड़े पैमाने पर कृषि के लिए उपयोग में लाया जाए। जिसके उदाहरण है गेहूं की लार्मा रोजो और सोनारा 64 किस्म। तो ये दोनों प्राथमिक पुरस्तापन की उदाहरण है। द्वितीयक पुरस्तापन, द्वितीयक पुरस्तापन के अंदर यह है कि अच्छी किस्म को जब पृथक करने के लिए पहले से जो पुरस्तापित किस्म है उसका चयन किया जाता है, या इस प्रकार में पुरस्तापित पौधों को चयन हेतु या देशज जीन प्रारूप के साथ संकरण हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो उस क्रिया को द्वितीयक पुरस्तापन कहते हैं। उदाहरण है इसका गेहूं की कल्याण सोना किस्म और चावल की IR8 किस्म जो है वो है द्वितीयक पुरस्तापन के उदाहरण। अधिकतर जो कृषि के लिए उपयोगी पुरस्तापन है वो है द्वितीयक पुरस्तापन। तो प्राथमिक और द्वितीयक की तुलना करें तो ज़्यादा उपयोगी द्वितीयक पुरस्तापन है। अब भारत में जो पुरस्तापन के माध्यम है वो क्या क्या है। तो भारत में इस कार्य का विधिवत प्रारंभ हुआ 1964 में, जब वनस्पति पादप पुरस्तापन कक्ष की स्थापना IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय अनुसंधान संस्थान के अंदर हुई, कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर 1964 में हुई, उसके साथ शुरुआत हुआ। इसके बाद 1976 में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR की स्थापना होने से इस कार्य को और गति मिली, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। अब इसके 4 उपकेंद्र है, एक हिमाचल प्रदेश में है, एक राजस्थान में है, एक तमिलनाडु में है, एक महाराष्ट्र में है। हिमाचल के अंदर शिमला, राजस्थान में जोधपुर, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र के अंदर अकोला के। इसके साथ इसके कुछ अन्य केंद्र भी है जो पादप पुरस्तापन में सहायता करते हैं, जैसे वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून के अंदर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI कोलकाता के अंदर। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी कई संसाधन इसके संस्थान काम करते हैं, जिनमें प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन बोर्ड
जो है आपका रोम के अंदर IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, वो भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पादप पुनर्स्थापन के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसके, तो इसमें एक पूर्ण रूपेण नई फसल प्राप्त होना इसका पहला उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो तो ये है कि किसी भी देश की पादप संपदा को उन्नत करना, जिसमें पहला उद्देश्य है पूर्ण रूप से नई फसल प्राप्त करना। तो बाहर से कोई भी पादप सामग्री लाई जाएगी वो उस देश के लिए नई होगी और उसकी खेती करना उस देश के लिए उपयोगी होगा। जैसे भारत में भी कई फसलें बाहर से लाई गई है, सोयाबीन है, मक्का है, टमाटर है, काजू है आदि। सेकेंड इसका उद्देश्य है शस्य उन्नति में प्रयोग। तो पुनर्स्थापित जो भी पौधा होगा उसका स्थानीय लोकल जो पौधे हैं उनके साथ संकरण कराकर उन्नत किस्म उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात वांछित लक्षणों का स्थानांतरण जो है वो लोकल जर्म प्लाज्म में किया जा सकता है। तीसरा इसका उद्देश्य है सौंदर्य बोधात्मक अभिरुचि के लिए उपयोग। कई सजावटी पौधे हैं, घास है, झाड़ियाँ है आदि बाहर से लाई गई जो पौधे हैं उनको सौंदर्य अभिरुचि ऑर्नामेंटल के रूप में भी घरों में लगाए जा सकते हैं, गार्डन में लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका शस्य वितरण और उद्भव के अध्ययन हेतु। फसली पौधों के वितरण, उद्भव तथा उनके वन्य संबंधियों, वाइल्ड जो रिलेटिव है, जंगली जातियां हैं, उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन भी करने में पुनर्स्थापित पादप सामग्री से विशेष सहायता मिलती है। नेक्स्ट इसका फसल का रोग व कीटों से बचाव। कभी कभी फसल को रोग व कीटों से बचाने के लिए उनको नए स्थानों पर लगाना आवश्यक हो जाता है। जैसे रबड़ जो है उसको दक्षिण अमेरिका से मलेशिया लाया गया क्योंकि उस पर वहाँ दक्षिण अमेरिका में उसकी पत्तियों पर एक रोग था। तो उसके लिए जगह छुड़ाने के लिए भी, फसल और रोग और कीटों से बचाव करने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नेक्स्ट आता है पादप पुनर्स्थापन की क्रियाविधि कि ये कैसे संपन्न होती है। तो किसी भी फसल के स्वभाव व पादप प्रजनन के लक्ष्य के आधार पर किसी भी पादप सामग्री को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जैसे बीज हो सकता है, उसका कंद हो सकता है, परागकण हो सकता है, कटिंग हो सकता है आदि पार्ट का उपयोग पुनर्स्थापन के लिए किया जा सकता है। अब पुनर्स्थापन सामग्री को बाहर से लाने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। उनमें पहला चरण है पादप सामग्री को जुटाना। कहने का मतलब ये कैसे प्राप्त की जाती है, तो इसको जुटाने के लिए कुछ विधियां काम ली जाती है। जैसे पहली विधि है विनिमय, आपस में अदला बदली। दूसरा है दाता देश से खरीद कर, परचेज, भेंट के रूप में भी हो सकती है, गिफ्ट के रूप में। इसके साथ ही खोज यात्राओं या सर्वे से भी कई सामग्रियां प्राप्त हो सकती है। तो इसमें भारत में जो मेन सेंटर काम करता है वो है NBPGR, नई दिल्ली के अंदर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, वो केंद्रीय संस्था के रूप में काम करता है। सेकेंड इसका चरण है संगरोध या क्वारंटीन। तो किसी भी रोग को फैलाव के लिए पादपों का पृथक्करण करना क्वारंटीन के अंतर्गत आता है। इसमें अवांछित कीट या खरपतवार या रोग जो अनजाने में बाहर से नहीं आ जाए उसका परीक्षण करना जरूरी है। उसी के बाद ही उसको आगे सप्लाई किया जाता है। तो ये टेस्टिंग है क्वारंटीन कि वो रोग रहित या किसी भी प्रकार के उसके साथ खरपतवार या कोई अवांछित कारक उसके साथ उपस्थित नहीं है। क्वारंटीन करने के बाद आता है सूचीबद्ध करना। जो भी पादप सामग्री प्राप्त हुई है पुनर्स्थापन से उसके ऊपर एक एक्सेशन नंबर लिखा जाता है, जिसके साथ पूर्व लगन के रूप में EC लिखा जाता है, IC है, वन्य सामग्री है आदि। इसके बाद उसकी जाति, किस्म, सारा उसका डिटेल लिखा जाता है, उसे बोलते हैं सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। तो जो भारत के अंदर मूल्यांकन का कार्य है वो आता है NBPGR और उसके उपकेंद्रों द्वारा, जिससे उसका पता लगता है कि वो कितनी उपयोगी है। लास्ट आता है गुणन तथा वितरण। मूल्यांकन होने के बाद तो आवश्यक जितने भी परीक्षण है वो और उस पादप सामग्री का मूल्यांकन हुआ, उसके बाद उस पुनर्स्थापित पादपों का गुणन या मल्टीप्लिकेशन, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है। इसके लिए NBPGR और अन्य जो केंद्र है इसका, उनको प्रजनन कार्य के लिए वितरित किया जाता है ताकि उसकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार ये इन चरणों में संपन्न होती है आपका पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। अब इसके देखते हैं अपन गुण और देश।
कि पादप पुरुषतापन के क्या गुण है और क्या इसके दोष है। तो पादप पुरुषतापन के सबसे पहले बात करते हैं अपन गुणों की। तो इसके गुण है वो ये है कि इससे एक शीघ्र ही एक नई किस्म प्राप्त होती है। इससे संकरण और चयन के बिना ही सीधे उच्च किस्म प्राप्त होती है। इससे जनन द्रव्य संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ये फसल सुधार की तीव्र और आर्थिक रूप से सस्ती विधि है। इसके साथ ही इसके कुछ दोष है कि इसके द्वारा कई रोग, खरपतवार और कीटों का आगमन हो जाता है, जो कि कृषि उत्पादन को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। कहने मतलब इससे अवांछित कई भी खरपतवार, कीट आदि भी बाहर से आ जाते हैं, जो बाद में लोकल फसल को नुकसान पहुंचाता है। जैसे भारत में इसके साथ आने वाले कई रोग, खरपतवार और कीट है, जिनमें एक है आलू का पछेती अंगमारी रोग, जो यूरोप से आया। इसके अलावा भारत के अंदर गेहूं की खरपतवार आई, एक घास है जिसका नाम है गुली डंडा घास, एक दूसरी घास है गाजर घास। इसी प्रकार रोगों के अंदर है नींबू का फ्लूटेड स्केल रोग। तो ये थे उसके अंदर कुछ गुण और दोष। अब लास्ट में अपन चर्चा करते हैं कि पादप पुरुषतापन की क्या उपलब्धियां हैं, इससे कौन कौन सी किस्में प्राप्त होती है। तो इसमें उपलब्धियों में सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं की कुछ किस्में हैं जो इसकी उपलब्धियां हैं, जैसे लार्मा रोजो है, सोनारा 64 है या कल्याण सोना है। इसी तरह चावल के अंदर IR8 किस्म है, भिंडी के अंदर पूसा सावनी किस्म है, मटर के अंदर बोनीविल व अरेकल किस्म है, सोयाबीन के अंदर इसकी हार्डी और ब्राग किस्म है, चुकंदर के अंदर रामनोस काया किस्म है, बाजरा के अंदर 3317 नामक किस्म, कपास के अंदर 14434 नामक किस्म, टमाटर के अंदर 1549 नामक किस्म, फूल गोभी के अंदर 661 किस्म नामक किस्म आदि इस पादप पुरुषतापन की उपलब्धियां हैं, जो कि इसको द्वारा अपन को प्राप्त हुई है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने पादप पुरुषतापन और दशानुकूलन के बारे में चर्चा की, जिसमें सबसे पहले उसकी परिभाषा, फिर उनकी उद्देश्य, फिर उनकी प्रक्रिया और उसके बाद उनके गुण व दोष और लास्ट में उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करी। सबको धन्यवाद।